Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article talks about ease of doing business report and the controversy associated with it. And this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो देखिए ease of doing business report. It is an yearly report which is published by World Bank और इसमें दुनिया भर के लगभग 190 कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक रैंकिंग देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोसिस्टम इन द कंट्री फॉर कंडक्टिंग ट्रेड बिजनेस. किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है उसके बेसिस पे अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है. नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. So as I said, a good rank indicates how easy it is to do business in a particular country. और इस अच्छा रैंक मिलने से क्या होता है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कंट्री. अगर आपके देश में आपके देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अच्छी है तो नेचुरली मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर पर्टिकुलर कंट्री. अब देखिए, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है इसको पब्लिश करने के लिए 10 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है. स्टार्टिंग बिजनेस कितना आसान है, मतलब क्या क्या परमिशंस लेने होते हैं, क्या अप्रूवल्स लेने होते हैं, उसके बेसिस पे वो प्रोसेस कितना सिंपल है. कंस्ट्रक्शन का परमिट कितना आसानी से मिलता है, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना आसान है या मुश्किल है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना, गेटिंग क्रेडिट आसान है या मुश्किल है, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेइंग टैक्सेस, वहाँ पे टैक्स कितना स्ट्रिंजेंट लॉ है, ट्रेड को लेकर के क्या नॉर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई साइन कर दिया गया तो उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, एंड ओवरऑल रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. अगर कोई बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो उस बिज़नेस को शट डाउन करने के क्या प्रोसेसेस हैं. तो ये ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग दी गई है. सबसे ख़राब हालत हमारी है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में. कारण काफ़ी सरल है, हमारे यहाँ पे जब कोर्ट्स में केसेस जाते हैं तो 5-5 साल 10-10 साल तक चलते रहते हैं. इसलिए हमने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी लाया है हाल फिलहाल में. अब ये 10 के 10 पैरामीटर्स आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू मग अप, बट यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में उन्होंने पूछ लिया था कि इनमें से कौन वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर नहीं है फॉर पब्लिशिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. तो एक बार इसको देख लीजिएगा. बट अब ये रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, एंड यू विल गेट टू नो विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इटसेल्फ कि अब इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने. तो उसको देखेंगे. उसके पहले आप देखिए कि इंडिया की रैंकिंग कितनी इंप्रूव हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वी वर प्लेस्ड एट 142 इन 2014 एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी रैंक इंप्रूव होकर के 63 तक आ गई है इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020. और इससे हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा है. इट हैज़ हेल्प्ड इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लेकिन अब करंट न्यूज़ पे आते हैं, करंट इशू पे आते हैं. The World Bank has said that it will discontinue the practice of releasing ease of doing business report. अब ये ease of doing business report publish नहीं करेगा. कारण है there has been some report of data irregularities. तो जो उनका 2018 एडिशन था और 2020 एडिशन था, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, ये दोनों ही रिपोर्ट में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी. डाटा को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है. जो मौजूदा एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, सी वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक ड्यूरिंग दिस पीरियड 2018 एंड 20. और वो वर्ल्ड बैंक की जब चीफ एग्जीक्यूटिव थी उस टाइम में ये कुछ रिगिंग के या कुछ डेटा इरेगुलरिटीज़ के केसेस आए हैं. रिगिंग मतलब कुछ फेरबदल, डाटा में फेरबदल के केसेस. इनके जब ये चीफ एग्जीक्यूटिव थी तो उनके टाइम में इस तरह के इश्यूज़ निकल के आए हैं. मेन एलिगेशन क्या है समझिए. ये तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो अभी आईएमएफ की एमडी हैं, एट दैट टाइम सी वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक. लेकिन मेन इशू ये है कि ये जिस तरह से डाटा को चेंज किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है, उससे चाइना को फ़ायदा हुआ है, स्पेशली इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ 2018. उसके अलावा सऊदी अरबिया, यूएई और अजरबैजान को फ़ायदा हुआ है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020. तो कहीं ना कहीं
माना जा रहा है कि चाइना हैज़ इंटरफेयर्ड इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिपरेशन रिपोर्ट, एंड उसने अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया है, अपने पावर का इस्तेमाल किया है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, क्योंकि हाल फिलहाल में चाइना की जो वोटिंग राइट्स है वो वर्ल्ड बैंक में अच्छी खासी इंप्रूव हो गई है, और चाइना ने अपने इस पावर का इस्तेमाल करके अपने फेवर में डेटा को चेंज कराया है, फैब्रिकेट कराया है, सो दैट उसकी रैंकिंग बेहतर दिखे इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, एंड विद इट इट कुड अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इफ़ यू सी, China is ranked at third in as far as shareholders are concerned of World Bank, just after US and Japan. तो US की तो देखिए शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ अबाउट 15.85%. फिर दूसरे नंबर पे है जापान एज फार एज इट शेयर होल्डिंग इन वर्ल्ड बैंक इज़ कंसर्न. तीसरे नंबर पे है चाइना. तो चाइना को फ़ायदा हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में. इससे देयर हैज़ बीन अ कंजेक्चर, पीपल आर मेकिंग गेस, some experts are making guess कि perhaps China interfered into the process after its increase in shareholding in World Bank. तो देखते हैं, बट नथिंग इज़ कन्फर्म्ड सो फार. मुद्दा ये है कि जो भी रिपोर्ट में डेटा चेंजेस किए गए थे उससे चाइना को फ़ायदा हुआ है, और अब इतने सारे कंट्रोवर्सी के बाद वर्ल्ड बैंक ने फैसला लिया है कि फॉर द टाइम बीइंग इट विल नॉट पब्लिश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. लेकिन ये पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के बाद एक बात तो फिर से तय हो गई है कि दीज वर्ल्ड एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू नॉट एक्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है कि देयर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हैज़ ऑलवेज बीन अंडर थ्रेट, ऑलवेज बीन अंडर क्वेश्चन, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, जो डोमिनेंट कंट्रीज़ होते हैं, दे यूज सच ऑर्गेनाइजेशंस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. इस पर्टिकुलर केस में देखा जा रहा है कि परहैप्स चाइना हैज़ यूज्ड वर्ल्ड बैंक टू फुलफिल इट्स ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. तो जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में. आपके सिलेबस में दे रखा है पेपर 2 में इंटरनेशनल एजेंसीज एंड द इशूज एसोसिएटेड विद देम. तो वहाँ पे आपको ये सब क्रिटिकलिटीज डिस्कस करनी है कि दीज एजेंसीज डू नॉट act in transparent, fair and democratic manner. They always work under influence of some developed countries. For example, recently it has been blamed that China interfered into for making up of ease of doing business report. It led to fabrication of data which could help China. So that way you can condemn such organizations for lack of transparency. अभी ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में उन्होंने पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. कोई भी स्टूडेंट इतना सोच करके नहीं जाता था कि ये 10 के 10 में से कोई एक पूछ लेंगे वो, बट दे हैड आस्क्ड इन 2019. तो एक बार इसको देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक नाउ दिस विल बी रिपीटेड इन यूपीएससी. बट इस तरह से आई होप यू गेट एन आइडिया कि जो भी आप डाटा देखते हैं, जो भी इंडिकेटर्स देखते हैं, उसके सब कंपोनेंट्स को भी एक बार आपको ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में वो आ सकता है. The next article is taken from international segment. It is about UN Bangladesh deal over Rohingyas, and this topic is again important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important from international agencies point of view. तो देखिए रोहिंग्यास के बारे में तो पहले भी मैं कई सारे आर्टिकल्स कवर कर चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज द लास्ट आर्टिकल आई कवर्ड रिगार्डिंग रोहिंग्या वाज अबाउट 6 months बैक. तो रोहिंग्यास के बारे में एक बार समझते हैं. देखिए रोहिंग्याज आर एन एथनिक ग्रुप, एक कम्युनिटी है विच इज़ मोस्टली मुस्लिम्स. तो इस्लाम धर्म को ये प्रैक्टिस करते हैं, एंड देयर पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली लिव इन वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ म्यांमार, जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस. तो ये देखिए, ये है म्यांमार, उसका ये वेस्टर्न प्रोविंस है रखाइन प्रोविंस, जहाँ पे ज़्यादातर रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं. अगर इनके लैंग्वेज की बात की जाए तो दे स्पीक बंगाली. तो देखिए ये है रोहिंग्या मुस्लिम्स, इन रखाइन स्टेट में रहते हैं. लैंग्वेज की बात की जाए तो बंगाली बोलते हैं. रिलीजन इनका इस्लाम है. जबकि इसी देश म्यांमार में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है बुद्धिस्ट, और उनका लैंग्वेज है बर्मीज. तो मुद्दा ये है कि रोहिंग्याज लिविंग इन रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार आर लिंग्विस्टिकली एंड रिलीजियसली माइनॉरिटी ग्रुप इन म्यांमार. और इसी कारण से इन रोहिंग्याज के अगेंस्ट बहुत सारा प्रोसिक्यूशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हरासमेंट होता है बाय दीज majority group of Myanmar. They harass, they torture, they kill, they maim these Rohingyas, and that is why once UN said, United Nations said that Rohingyas are the most persecuted community in the world.
और इतना सारा परसिक्यूशन होता है इन रोहिंग्यास का, इतना इनको हरास किया जाता है यहाँ पे इस रखाइन स्टेट में रहने वाले रोहिंग्यास को, कि मैनी रोहिंग्यास हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दिस रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार टू द कॉक्स बाजार रीजन ऑफ बांग्लादेश। तो इलीगल तरीके से माइग्रेट होकर के रोहिंग्याज रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार से निकल के कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश कैंप में जा चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। कई सारे लॉ बना दिए हैं म्यांमार ने इन रोहिंग्यास के लिए कि भाई आपको प्रूव करना होगा कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे इस रखाइन स्टेट में रह रहे हैं प्रायर टू 1823। अब 1823 से पुराना डाटा या प्रूफ ला पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो कंडीशन लगाया है म्यांमार ने, जैसे हमने कैसे एनआरसी में एक क्राइटेरिया लगा दिया है 24 मार्च 1971, तो इस तरह से इन्होंने कट ऑफ डेट रख दिया 1823 का। दैट डेट इज़ सो ओल्ड कि इससे पुराना कोई डाटा लाना, कोई पेपर या डॉक्यूमेंट प्रूफ करना इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट हैज़ मेड दीज रोहिंग्यास स्टेटलेस पीपल, क्योंकि इनकी अकॉर्डिंग टू दिस बर्मीज सिटीजनशिप लॉ ऑफ 1982 इनको 1823 से पुराना डाटा ला के देना होगा, पुराना डॉक्यूमेंट ला के देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो दे बिकम स्टेटलेस। सो दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज, मोस्ट ऑफ देम आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ म्यांमार। दे आर देन हैरास्ड, परसिक्यूटेड और टॉर्चर्ड, और इसी कारण से मोस्ट ऑफ देम have migrated out of this Rakhine state of Myanmar and have been living in refugee camp that is in Bangladesh। इस रेफ्यूजी कैंप का नाम है कॉक्स बाजार कैंप। लगभग 8 लाख रोहिंग्यास यहाँ रखाइन प्रोविंस से जा कर के कॉक्स बाजार कैंप में, आप कहिए स्लम्स में रह रहे हैं, बहुत पथेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, इनह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में रह रहे हैं। अब बांग्लादेश के अंदर भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कैसे? हमारे स्टेट आसाम के अंदर जब इतने सारे इलीगल बांग्लादेशी जा कर के रहने लगे तो हमारे यहाँ पे भी फिर सोशल टेंशन्स होने लगे, सोशल डिसहार्मनी हुई। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी डिसहार्मनी बढ़ रहा है, और इसी कारण से नाउ बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू रिलोकेट दीज रोहिंग्यास ऑन ए भसान चार। तो चार मतलब होता है, देखिए, आइलैंड इन बंगाली लैंग्वेज। तो मुद्दा यह है कि बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू नाउ रीलोकेट दीज रोहिंग्यास ऑन भसान आइलैंड। यह भसान आइलैंड जो है, इट इज़ अ सैंड बार आइलैंड, मतलब जो रिवर आती है, रिवर से लाया गया जो सैंड है उसके मदद से जो आइलैंड्स बन जाते हैं उनको सैंड बार आइलैंड कहते हैं। और जो मेघना रिवर है विच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, उसके लाए हुए सैंड के मदद से ये भसान आइलैंड या भसान चार बना है। इट इज़ एज न्यू एज 2006। तो 2006 में यह भसान चार डिस्टिंक्ट तरीके से, क्लियर कट तरीके से बना है। दिस भसान चार या भसान आइलैंड इज़ फुल ऑफ मड, तो दलदल है, मडी है, स्वैम्पी है, और इस पे बांग्लादेश की सरकार जो है वो रिलोकेट करा रही है, रिहैबिलिटेट करा रही है रोहिंग्यास को हु हैव बीन लिविंग इन कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्लादेश। इसमें क्या ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं? देखिए, बहुत सारे इशूज़ हैं। ये जो भसान चार एरिया है ये इनहैबिटेबल है, रहने के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है, फुल ऑफ मड है, दलदल से भरा पड़ा है, और माना जा रहा है कि कुछ दिनों में फिर से ओशन के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसे हालात में यहाँ रोहिंग्यास का शॉर्ट टर्म में लाइवलीहुड का कंसर्न है। ऐसे दलदली एरिया में वो कौन सा व्यापार करेंगे, कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करेंगे, तो देयर लाइवलीहुड इज अंडर थ्रेट, एंड लॉन्ग रन में उनके लाइफ पे थ्रेट है। ये जब सबमर्ज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये तमाम ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं। अब इतने सारे ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ के बाद भी इंडिया डज नॉट मेक एनी स्टेटमेंट और एनी कंक्रीट कमेंट ऑन रोहिंग्यास। इंडिया नेवर सेज कि बांग्लादेश को कि आप अपने यहाँ पे रोहिंग्यास को ही रिलोकेट करा दीजिए, रिहैबिलिटेट करा दीजिए। क्यों ऐसा है? वाई इंडिया डज नॉट मेक एनी डायरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोहिंग्यास फॉर बांग्लादेश कि आप अपने यहाँ पे ही इन रोहिंग्यास को सेटल कराइए? क्योंकि अगर आप समझिए इस बात को, टेक्निकली रोहिंग्याज आर इन बांग्लादेश द वे इलीगल बांग्लादेशीज आर इन इंडिया। तो जिस तरीके से रोहिंग्याज म्यांमार से निकल के बांग्लादेश में रह रहे हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेशीज, कई सारे इलीगल बांग्लादेशीज बांग्लादेश से निकल के इंडिया में रह रहे हैं। और अगर हम कहते हैं बांग्लादेश की सरकार को कि आप अपने यहाँ पे रोहिंग्यास को रिहैबिलिटेट करा दीजिए परमानेंटली, तो दिस वुड लीड टू एन इन्फरेंस कि हम अपने यहाँ पे इन इलीगल बांग्लादेशीज़ को परमानेंटली सेटल करा देंगे, विच वुड बी अगेंस्ट द कमिटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आसाम अकॉर्ड। तो एटलीस्ट कम से कम थ्योरी में तो हैं ही, अब सरकार कब इसको पूरा करेगी वो देखेंगे, लेकिन थ्योरी में आसाम अकॉर्ड में तो सरकार ने प्रॉमिस किया ही है कि हम इलीगल बांग्लादेशीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और इंडिया से बाहर उनको भेजेंगे, एक्सपैट्रिएट करेंगे।
तो अगर हम रोहिंग्यास को कहते हैं कि बांग्लादेश अपने देश में सेटल करा ले, तो फिर कौन से ग्राउंड पे हम कहेंगे कि हम अपने यहाँ से इलीगल बांग्लादेशीज़ को वापस बांग्लादेश भेजना चाहते हैं? सो दैट इज़ द टेक्निकल रीज़न वाई इंडिया डज नॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन रोहिंग्यास। अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो देखिए, अभी तक ये जो भसान 4 पे रिलोकेट कराने का प्रोसेस है, लगभग 1 साल पहले शुरू करा दिया था बांग्लादेश सरकार ने, और लगभग 19,000 रोहिंग्यास 19,000 रोहिंग्यास हैव बीन ऑलरेडी मूव टू भसान 4 बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट। अब यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशन और बांग्लादेश सरकार ने मिल करके फैसला किया है कि टोटल 1 लाख रोहिंग्यास विल बी रिलोकेटेड टू भसान 4। तो 19,000 ऑलरेडी रिलोकेट हो चुके हैं। 81,000 मोर रोहिंग्याज विल बी रिलोकेटेड टू भसान 4 ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की जा रही है कि भाई भसान 4 पे रोहिंग्याज की क्या ज़िंदगी होगी। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड बोथ विल बी अंडर थ्रेट, क्योंकि पूरा का पूरा मडी एरिया है, स्वैम्पी एरिया, लॉन्ग रन में पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज रोहिंग्यास एंड वाई यूनाइटेड नेशन हैज़ अग्रीड टू सच अग्रीमेंट? तो उस पर यूनाइटेड नेशन ने रिस्पॉन्ड भी किया है कि देखिए, ये जो मौजूदा अग्रीमेंट है इट विल हेल्प द रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन 2 वेज। सबसे पहले तो जो कॉक्स बाज़ार वाला एरिया है, कॉक्स बाज़ार जहाँ पे रोहिंग्याज इतने छोटे से एरिया में 8 लाख रोहिंग्याज रह रहे हैं, वो कॉक्स बाज़ार वाला एरिया में प्रेशर कम होगा, बर्डन कम होगा अगर 1 लाख रोहिंग्याज भसान 4 पे रिलोकेट कर दिए जाएंगे तो। और दूसरा, यूएन ने कहा है कि हमने बांग्लादेश सरकार के साथ इसलिए भी एग्रीमेंट साइन किया है क्योंकि वैसे भी भसान 4 पे तो बांग्लादेश इनको रिलोकेट कर ही रहा था, लेकिन वी हैव साइंड दिस एग्रीमेंट एंड विथ हेल्प ऑफ दिस एग्रीमेंट नाउ यूनाइटेड नेशन कैन हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड एजुकेशन ऑफ रोहिंग्याज लिविंग ऑन भसान 4। तो इस तरीके से हम थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकते हैं। अब बांग्लादेश सरकार तो वैसे भी इनको रिलोकेट कर रही थी, लेकिन अब इस एग्रीमेंट की मदद से हम इन रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की थोड़ी मदद कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वाई वी हैव साइंड दिस एग्रीमेंट। The next article is taken from environment segment. It is about Amur falcon bird, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. Amur falcon bird. अमूर फाल्कन बर्ड, इसका नाम अमूर फाल्कन पड़ा है फ्रॉम दिस अमूर रिवर। ये जो अमूर रिवर है ये रसिया और चाइना बॉर्डर पे फ्लो करती है एंड इट ड्रेन्स इनटू सी ऑफ ओक्टोस्क। तो आप देख सकते हैं ये अमूर रिवर है। अब देखिए, ये जो बर्ड है ये बहुत इंटेलिजेंट है। क्या करता है, जब समर का टाइम होता है, ओवरऑल समर का टाइम, तो समर के टाइम में रसिया का जो ये अपर वाला पोर्शन है, रसिया और चाइना का जो बॉर्डर रीजन है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट हो जाता है, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो प्योर हमारे यहाँ पे जून जुलाई अगस्त तक का मौसम होता है, तो उस टाइम में भी यहाँ पे भी समर होता है, लेकिन इनका समर भी का टेम्परेचर होता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत मज़े से ये लोग अमूर फाल्कन यहाँ पे अमूर रिवर के अराउंड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे विंटर आने लगती है तो यहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है, -10 -20। बहुत ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है तो ये अमूर फाल्कन क्या करता है, फिर यहाँ से निकल के आकर के इंडिया में कुछ दिन रहता है। जब हमारे यहाँ पे मामला अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है तो हमारे यहाँ रहता है। जब हमारे यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है तो फिर ये निकल के अफ्रीका चला जाता है, जहाँ पे थोड़ी सी रिलेटिवली गर्मी है। तो ये अपने लॉन्गर डिस्टेंस के फ्लाई करने के जो क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करता है और अपने नेचर, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइग्रेट करता रहता है। और मज़े की बात है कि ये थाउजेंड्स किलोमीटर ट्रैवल करते हैं विदाउट गेटिंग डेविएटेड, विदाउट लूजिंग देयर पाथ, क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ही ये लोग अपना रास्ता कभी नहीं भूलते हैं। तो द पॉइंट इज दिस अमूर फाल्कन बर्ड्स हैव देयर ओन इनबिल्ट जीपीएस। अब ये अमूर फाल्कन बर्ड की अगर बात की जाए तो IUCN रेड डाटा बुक में तो दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज लीस्ट कंसर्न्ड, लेकिन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत दे हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल 1। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी हंटिंग अलाउड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अमूर फाल्कन जो है वो अपने वेदर के हिसाब से, जब यहाँ पे नॉर्मल गर्मी रहती है तो यहाँ ये रुकते हैं,
ठीक है, अक्टूबर महीने में यहाँ से निकल आते हैं। जब साइबेरिया और चाइना के रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो अक्टूबर महीने में निकल के नागालैंड के पास आ जाते हैं। नागालैंड में जो डोयांग लेक है उसके आसपास ये लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। दैट इज़ नोन एज देयर स्टॉप ओवर। इनफैक्ट नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और यही इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन मैंने सोचा कि अमूर फाल्कन्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। आर्टिकल तो सिंपली ये कह रहा है कि अक्टूबर महीना अब शुरू हो गया है और बहुत सारे अमूर फाल्कन जो हैं अब यहाँ साइबेरिया से निकल करके नागालैंड और मणिपुर में आ रहे हैं। अमूर फाल्कन के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं रिगार्डिंग देयर कंजर्वेशन। ऐसा डाटा कहता है कि अबाउट 8 years ago there was an international report that about 1 lakh Amur falcons are hunted every day in Wokha district of Nagaland for meat consumption. इनकी इतनी ज़्यादा मास हंटिंग होती थी एंड दैट ब्रॉट डिस्ग्रेस टू इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल कि भाई एक दिन में हम लोग 1 लाख अमूर फाल्कन को मार देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नागालैंड की सरकार ने स्टेप्स लेने शुरू किए इन ऑर्डर टू अवॉइड हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन्स। सबसे पहले तो अमूर फाल्कन की हंटिंग को बैन कर दिया गया। उसके अलावा विलेजेस को इट वाज थ्रेटेन्ड दैट द विलेजेस इन्वॉल्व्ड इन हंटिंग विल नॉट गेट डेवलपमेंट फंड्स। तो थोड़ा डराया गया कि अगर अभी भी आप हंटिंग करोगे तो भाई आपका फंडिंग डेवलपमेंट फंडिंग रोक दी जाएगी। उसके अलावा लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट की गई, एक तरह का कॉम्पैशन डेवलप किया गया टुवार्ड्स और अगेंस्ट हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन बर्ड एंड दिस अप्रोच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स, द हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड इन नागालैंड। वही कम्युनिटी जो पहले इनकी हंटिंग किया करते थे, नाउ दे आर इंगेज इन देयर कंजर्वेशन। अब इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से समझना। पेपर 4 इन्वायरमेंट में तो आप एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर ही सकते हैं। पेपर 4 जो आपका जीएस का है कि हाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन एंड स्ट्रिंजेंट लॉ टुगेदर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कभी भी कोई सवाल आ जाए मान लो वाइल्ड लाइफ पे कि क्या करना चाहिए, तो कुछ तुम्हें ना सूझे तो 2 चीज़ें लिख देना कि मेक ए स्ट्रिंजेंट लॉ एंड देन इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ। जैसे मालधारी ट्राइब है, उसके ने काफ़ी सारा एफर्ट दिखाया इन ऑर्डर टू कंजर्व द टाइगर गिर लायंस ऑफ गुजरात। उसके बाद से गिर लायंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो लोकल कम्युनिटी को जब तक आप इनकरेज नहीं करेंगे कंजर्वेशन के लिए, तब तक कंजर्वेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो कुछ समझना है तो 2 चीज़ें लिख देना कि बैन कर दो, स्ट्रॉन्ग कानून बना दो और लोकल कम्युनिटी को इनकरेज करो। यही किया गया इस अमूर फाल्कन के केस में। नागालैंड के अंदर खासकर वोखा कम्युनिटी के लोगों को, वोखा रीजन के लोगों को इनकरेज किया गया कि भाई आप लोग इसको कंजर्व कीजिए और कानून भी बना दिया गया। इट बिकेम सक्सेसफुल। तो पेपर 4 में तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर देना, हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ स्पेसीज, मेक लॉ, सेकेंड इनकरेज कॉमन लोकल कम्युनिटी। एग्जाम्पल अमूर फाल्कन। पेपर 5 में भी इसका बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। आपको पता होगा चैप्टर 2 है पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में एटीट्यूड को चेंज करने के लिए एक है थ्योरी ऑफ परसुएसन, लोगों को परसुएट किया जाए, कन्विंस किया जाए। और परसुएसन में एक अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है पैथोस लोगोस ईथोस। पैथोस लोगोस ईथोस, पैथोस सिंपली मीन्स इमोशंस, तो इमोशंस का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। लोगोस लॉजिक दीजिए, ईथोस आप ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, डर का भी इमोशन हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में डर बनाया गया कि भाई तुम लोग अगर अभी भी हंटिंग करोगे तो हम डेवलपमेंटल फंडिंग रोक देंगे। लॉजिक का इस्तेमाल किया गया कि देखो इसका मीट वैसे भी हेल्दी नहीं होता है, उसके अलावा हमारे देश की बदनामी हो रही है। क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया गया कि देखो सरकार जो है वो आपकी मदद करेगी एंड यू नीड टू डेवलप सम पॉजिटिव अप्रोच टुवार्ड्स दिस अमूर फाल्कन बर्ड सो दैट ओवरऑल दिस कम्युनिटी विल गेट रिकॉग्निशन अक्रॉस द कंट्री। तो इन सब तरीके से लोगोज, इथोस, पैथोज एक अप्रोच है सिंपल सा। परसुएशन की जो थ्योरी होती है अंडर एटीट्यूड चैप्टर 2, वहाँ पे आप इसका भी एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ परसुएशन of local community in Nagaland helped in bringing down the hunting of Amur falcon, and the theory of persuasion including 3 approaches logos, ethos, pathos were used. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economic segment. It is about Maharatna status to Power Finance Corporation, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले देखते हैं कि ये महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना ये होते क्या हैं। सो ये सब अलग अलग स्टेटस हैं, ठीक है। PSU यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सक्सेस।
अगर छोटी कंपनी है तो उसको कहा जाएगा मिनी रत्ना, और बेहतर सक्सेसफुल हो गई तो नवरत्ना, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई तो महारत्ना। ये जो कैटेगराइजेशन है मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना का, दिस कैटेगराइजेशन इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है ये हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ जुड़ा है। अदरवाइज़ ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था, पहले हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये मिनिस्ट्री का ही नाम था। लेकिन अब उसमें से पब्लिक इंटरप्राइजेज निकाल दिया गया है, अब बच गया बस मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, और पब्लिक इंटरप्राइजेज को निकाल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो टोटल अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत 6 डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। उसमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो सरकारी कंपनियों का ओवरऑल मैनेजमेंट देखता है, और यही है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो सरकारी कंपनियाँ यानी कि PSUs को कैटेगराइजेशन देता है मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना का। और क्राइटेरिया क्या है महारत्ना स्टेटस के लिए? अगेन आपको रटना नहीं है पूरा, बट मोटा मोटा समझ लीजिए कि हर एक तरह के स्टेटस के लिए क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया है दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू गेट दैट स्टेटस। फॉर एग्जांपल, अगर महारत्ना स्टेटस लेना है किसी भी PSU को तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल का एवरेज, 15,000 करोड़ का एवरेज एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए पिछले 3 साल में, 5,000 करोड़ का एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल में, सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी लिस्टेड विद एन स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेबी रेगुलेशंस। करंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना स्टेटस दे दिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, PFC को। मुद्दा ये है कि ऐसे कई सारे कंपनियां हैं जिनको महारत्ना, नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। सबको रटने मत बैठिएगा, अदरवाइज दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। वो लोग अगर पूछेंगे भी एग्ज़ाम में, अगर पूछेंगे भी तो उसी कंपनी के बारे में पूछेंगे जिनको हाल फिलहाल में जिनको महारत्ना या नवरत्ना स्टेटस दिया गया। तो मुझे लगता है कि अगर वो महारत्ना और नवरत्ना स्टेटस पूछते भी हैं कि किसको मिला है तो यही पूछेंगे कि हाल फिलहाल में किसको मिला है, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी कि PFC को हाल फिलहाल में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल फिलहाल में महारत्ना का स्टेटस दिया गया। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में बनाई गई थी एक कंपनी विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये इट एक्सक्लूसिवली वर्क्स फॉर पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इसे पावर प्लांट वगैरह लगाने के लिए ये फंड इकट्ठा करता है, फाइनेंस का सोर्सिंग करता है ये कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने कल भी आपको बता दिया था कि द मोमेंट यू गेट टू नो कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन A, 1 only. Nobel Prize in Economics, it has been conferred for the use of natural experiments on the impact of minimum wages. Absolutely correct. The experiment shows that there has not been much increase in the wages with increase in the number of years the education after 11 years of education. This is wrong. हमने देखा कि कैसे 16 years of education के जिनकी होती है उनका 65% तक wages बढ़ जाता है as compared to those who have only 11 years of education according to this experiment. So the correct answer will be again option A. एंड बुगुन कम्युनिटी हमने देखा कल, बुगुन सोइसिला बर्ड को लेकर के, तो बुगुन कम्युनिटी बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।